नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल और पावरफुल किताबों में से एक, द फाउंटेन हेड। ये कहानी सिर्फ एक आर्किटेक्ट की नहीं है, ये कहानी है जिद की। एक इंसान की लड़ाई पूरी दुनिया के सिस्टम्स के खिलाफ। चैप्टर 1 की शुरुआत किसी एक्शन सीन से नहीं होती, बल्कि एक हंसी से होती है। एक लड़का जो अभी अभी कॉलेज से निकाल दिया गया है, वो दुखी होने के बजाय हंस रहा है। क्यों? आइए जानते हैं चैप्टर 1 की डिटेल्ड रिटेलिंग में। कहानी शुरू होती है होवर्ड रॉर्क से। वो एक ऊंची चट्टान पर खड़ा है। नीचे पानी पत्थरों से टकरा रहा है। यहाँ ऑथर ने रॉर्क के फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया है, जो बहुत ज़रूरी है। वो कोई टिपिकल हैंडसम हीरो नहीं है। उसका चेहरा सख्त है, जैसे पत्थर से तराशा गया हो। उसके बाल ऑरेंज जैसे हैं। रॉर्क वहाँ खड़ा होकर कुदरत को देख रहा है, लेकिन वो नेचर को एडमायर नहीं कर रहा, वो उसे एनालाइज कर रहा है। उसे लगता है कि ये चट्टानें, ये पहाड़, ये सब कचरा है, जब तक इंसान इन्हें तोड़ मोड़ कर कोई बिल्डिंग ना बना दे। अचानक वो हंसता है। ये हंसी किसी जोक पर नहीं थी, ये हंसी थी उसकी आज़ादी की। उसे अभी पता चला है कि उसे स्टैंटन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से निकाल दिया गया है। नॉर्मल इंसान रोता, टेंशन में आता, पर रॉर्क हंस रहा है क्योंकि उसे लगता है कि फाइनली वो उन पुराने प्रोफेसर्स और उनकी बेकार टीचिंग से आज़ाद हो गया है। यह हमें पहला लेसन मिलता है। रॉर्क वैलिडेशन का भूखा नहीं है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसे फेल्योर बोल रही है। रॉर्क वहां से अपने बोर्डिंग हाउस में आता है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है मिसेज केटिंग से। मिसेज केटिंग वो कैरेक्टर है जो हमें अक्सर अपने आसपास दिखती है। वो लोग जो दिखावा करते हैं कि उन्हें आपकी फिक्र है, पर असल में वो सिर्फ रूल्स फॉलो करते हैं। मिसेज कीटिंग घबराई हुई है। वो रॉक से कहती है, ओ हॉवर्ड, मुझे पता चला तुम्हें निकाल दिया गया, अब तुम्हारा क्या होगा? रॉक का रिएक्शन बिल्कुल शांत है। वो मिसेज कीटिंग की बातों पर ध्यान भी नहीं देता। मिसेज कीटिंग उसे याद दिलाती है कि उसका बेटा पीटर कीटिंग उसी कॉलेज में टॉप कर रहा है और रॉक फेल हो गया। यहाँ ऑथर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती हैं। एक तरफ पीटर कीटिंग है जो सबकी सुनता है, प्रोफेसर्स को खुश रखता है और स्टार स्टूडेंट है। दूसरी तरफ होवर्ड रॉर्क है जो अपने डिजाइन्स बनाता है, रूल्स तोड़ता है और कॉलेज से निकाल दिया गया है। रॉर्क मिसेज कीटिंग की सिंपैथी को रिजेक्ट कर देता है। वो सीधा कहता है कि उसे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अब आता है इस चैप्टर का सबसे धमाकेदार सीन, द डीन्स ऑफिस। रॉर्क को डीन ने अपने ऑफिस में बुलाया है। डीन एक टिपिकल अथॉरिटी फिगर है। वो चाहता है कि स्टूडेंट्स पुरानी बिल्डिंग को कॉपी करें, ग्रीक पिलर्स बनाएं, रोमन डिजाइन्स कॉपी करें। डीन रॉर्क से कहता है, हॉवर्ड, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। तुमने जो असाइनमेंट सबमिट किया उसमें ना कोई पुराना स्टाइल था, ना कोई क्लासिकल लुक। वो बस बॉक्सेस जैसे लग रहे थे। डीन उसे समझाने की कोशिश करता है कि आर्किटेक्चर का मतलब है पुरानी चीज़ों को रिस्पेक्ट देना। तब रॉर्क एक ऐसी बात बोलता है जो पूरी बुक का कोर फिलॉसफी है। रॉर्क कहता है, मेरे पास बनाई हुई चीज़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे सिर्फ नई चीज़ें बनाने में इंटरेस्ट है। डीन गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, तुम्हें पास्ट की इज्जत करनी चाहिए। रॉर्क जवाब देता है, क्यों? मैं किसी और के बनाए हुए काम को कॉपी क्यों करूं? मैं अपना काम करूंगा। डीन उसे वार्निंग देता है कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो उसे कभी कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा, वो भूखा मरेगा। डीन उसे एक लास्ट ऑफर देता है, 1 साल का ब्रेक लो, वापस आओ और वैसे काम करो जैसे हम चाहते हैं। रॉर्क का जवाब सुनिएगा। वो कहता है, मैं वापस नहीं आऊँगा, मैंने वैसे भी कॉलेज छोड़ने का मन बना लिया था। डीन शॉक्ड रह जाता है।
उसे लगा था वो रॉर्क को सजा दे रहा है, पर रॉर्क ने तो उस सजा को एक्सेप्ट करके उनकी पावर ही खत्म कर दी। चैप्टर 1 के एंड में रॉर्क डीन के ऑफिस से बाहर निकलता है। उसे पता है कि अब वो ऑफिशियली एक आर्किटेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन वो अंदर से जानता है कि वो ही असली आर्किटेक्ट है। दोस्तों, चैप्टर 1 हमें ये सिखाता है कि इंटीग्रिटी की कीमत चुकानी पड़ती है। रॉर्क ने अपनी डिग्री खोई, अपना करियर रिस्क में डाला, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो झूठ नहीं बोलना चाहता था। वो पुराने डिजाइन्स को कॉपी नहीं करना चाहता था। सवाल ये है, क्या पीटर कीटिंग सक्सेसफुल होगा या हॉवर्ड रॉर्क? अगले चैप्टर में हम मिलेंगे पीटर कीटिंग से और देखेंगे कि सेकंड हैंडर यानी दूसरों की नकल करने वाला कैसे सोचता है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप डीन की बात मानते या रॉर्क की तरह कॉलेज छोड़ देते हैं। मिलते हैं चैप्टर 2 में। स्वागत है दोस्तों। चैप्टर 1 में हमने देखा कि हॉवर्ड रॉर्क को कॉलेज से निकाल दिया गया और उसने उस फेल्योर को अपनी आज़ादी माना। लेकिन चैप्टर 2 की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ हम मिलते हैं पीटर कीटिंग से। जहाँ रॉर्क को डिस्ग्रेस मिली, वहीं पीटर कीटिंग को ग्लोरी मिल रही है। वो स्टैंटन इंस्टीट्यूट का स्टार स्टूडेंट है। उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। क्लासमेट्स उसे घेर कर खड़े हैं, लड़कियां उसे देख रही हैं, टीचर्स गर्व कर रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में एन रैंड हमें पीटर कीटिंग के दिमाग के अंदर ले जाती हैं और वहाँ शांति नहीं है, वहाँ शोर है। शोर इस बात का कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान सब कुछ जीतकर भी अंदर से खोखला हो सकता है। ग्रेजुएशन खत्म होती है, पीटर कीटिंग को गोल्ड मेडल मिलता है, पर यहाँ एंट्री होती है एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की, उसकी माँ मिसेज कीटिंग। मिसेज कीटिंग वो इंसान है जो अपनी ज़िंदगी अपने बेटे के जरिए जी रही है। वो पीटर से प्यार करती है, लेकिन शर्त ये है कि पीटर सक्सेसफुल होना चाहिए। जब पीटर स्टेज से नीचे आता है तो मिसेज कीटिंग उसे गले लगाती हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कहती कि बेटा मुझे तुम पर गर्व है क्योंकि तुमने अच्छा किया। वो कहती हैं, देखो पीटर, सब तुम्हें कैसे देख रहे हैं, तुमने सबको हरा दिया। यहाँ हमें सेकेंड हैंडर की पहली निशानी मिलती है। उन्होंने अपनी खुशी काम में नहीं बल्कि ऑडियंस में ढूंढी। पीटर कीटिंग अंदर से एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, शायद पेंटिंग करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने बचपन से उसे ट्रेन किया है कि वही करो जिसमें पैसा और इज्जत हो। और आज वो आर्किटेक्चर का टॉपर है, पर उसे आर्किटेक्चर से प्यार नहीं है, उसे सिर्फ टॉपर होने से प्यार है। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। पीटर के पास 2 रास्ते हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। ये सिचुएशन हम सबकी लाइफ में कभी न कभी आती है। कॉलेज ने उसे एक प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप दी है, वो पेरिस जा सकता है, ब्यूइक्स आर्ट्स स्कूल में और डिटेल में आर्ट सीख सकता है। ये उसका आर्टिस्ट वाला साइड है। और ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क का सबसे मशहूर आर्किटेक्ट गाय फ्रैंकोन उसे जॉब ऑफर कर रहा है। फ्रैंकोन वो इंसान है जो बस दिखावे की बिल्डिंग बनाता है, पर उसके पास पैसा और फेम बहुत है। पीटर कंफ्यूज है। अगर वो पेरिस जाता है तो वो सीखेगा, पर फेम लेट मिलेगा। अगर वो फ्रैंकोन के पास जाता है तो पैसा अभी मिलेगा, पर सीखने को शायद कुछ ना मिले। वो अपनी माँ से पूछता है। मिसेज कीटिंग, जो बहुत चालाक है, सीधा जवाब नहीं देती, वो मैनिपुलेट करती है। वो कहती हैं, पेरिस हाँ अच्छा है, पर सोचो जब तुम वापस आओगे लोग तुम्हें भूल चुके होंगे। गाय फ्रैंकोन के साथ काम करना कितनी बड़ी बात है। पीटर, जो खुद डिसीजन नहीं ले सकता, वो परेशान होकर उस इंसान के पास जाता है जिससे वो सबसे ज़्यादा जलता है, पर जिसकी अकल पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा है, हॉवर्ड रॉर्क। ये सीन इस बुक का सबसे पावरफुल सीन्स में से एक है।
सोचिए, एक टॉपर एक फेल हुए स्टूडेंट से एडवाइस लेने गया है। क्यों? क्योंकि पीटर को पता है कि रॉर्क झूठ नहीं बोलता। पीटर रॉर्क के कमरे में जाता है और पूछता है, हावर्ड, मुझे क्या करना चाहिए, पेरिस जाऊं या फ्रैंकन के पास? रॉर्क अपना काम रोकता है और पीटर को देखता है। रॉर्क का जवाब सुनिए, ये बहुत डीप है। रॉर्क कहता है, पीटर, अगर तुम्हें पूछना पड़ रहा है तो तुमने गलती कर दी है। रॉर्क समझता है कि अगर तुम्हें पेरिस जाकर रॉर्क समझाता है कि अगर तुम्हें पेरिस जाकर सीखने का शौक होता तो तुम फ्रैंकॉन के बारे में सोचते भी नहीं, और अगर तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए तो पेरिस का सवाल ही नहीं उठता। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये तुम्हारी जिंदगी है। लेकिन पीटर गिड़गिड़ाता है। वो कहता है, प्लीज हावर्ड, मुझे बताओ तुम क्या करते। रॉर्क कहता है, मैं तो वहां जाता जहां मुझे सबसे ज्यादा सीखने को मिलता और मैं अपने हिसाब से बिल्ड कर पाता। लेकिन पीटर की दिक्कत यह है कि वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता। उसे डर है कि अगर उसने गलत डिसीजन लिया तो लोग क्या कहेंगे। आखिर में रॉर्क उसे इग्नोर कर देता है, ये कहकर कि जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, पर मेरी राय मत मांगो, मतलब कि मेरी ओपिनियन मत मांगो। अंत में पीटर वही करता है जो उसकी माँ चाहती थी और जो दुनिया चाहती थी। वो पेरिस की स्कॉलरशिप ठुकरा देता है। वो एजुकेशन और आर्ट को लात मार देता है ताकि वो गाय फ्रैंकोन के साथ न्यूयॉर्क में जल्दी फेमस हो सके। पर सबसे सैड बात यह है, पीटर खुद को ये झूठ बोलता है कि उसने सैक्रिफाइस किया है। वो सोचता है, मैंने अपनी माँ के लिए पेरिस छोड़ा। असल में उसने आसान रास्ता चुना। चैप्टर 2 का एनालिसिस ये है कि दोस्तों, अगर पीटर कीटिंग हमें एक आईना दिखाता है, यहाँ पे हमें पीटर कीटिंग एक आईना दिखाते हैं। पीटर कीटिंग दिखाता है कि वो सबके लिए अच्छा है, पर असल में उसके पास खुद का कोई सेल्फ ही नहीं है। रॉर्क ने डिग्री छोड़ी पर अपना विजन नहीं छोड़ा। कीटिंग ने विजन छोड़ा ताकि डिग्री और जॉब मिल सके। अब पीटर कीटिंग न्यूयॉर्क जा रहा है, जहां वो कॉरपोरेट पॉलिटिक्स और डिसऑनेस्टी की सीढ़ियां चढ़ेगा। क्या उसका ये शॉर्टकट उसे खुशी देगा या वो रॉर्क की परछाई से डरता रहेगा? देखेंगे चैप्टर 3 में, जहां हॉवर्ड रॉर्क न्यूयॉर्क पहुंचेगा, लेकिन एक आर्किटेक्ट बनकर नहीं बल्कि एक मजदूर बनकर। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप पेरिस जाते या न्यूयॉर्क। नमस्ते दोस्तों, हॉवर्ड रॉर्क न्यूयॉर्क आ चुका है। न्यूयॉर्क वो शहर जो सपने बनाता भी है और तोड़ता भी है। पिछले चैप्टर में हमने देखा पीटर कीटिंग को, जो गाय फ्रैंकॉन के आलीशान ऑफिस में जा रहा है, जहां चैंडलियर्स लगे हैं, वेलवेट के कर्टेन्स हैं। लेकिन चैप्टर 3 में हॉवर्ड रॉर्क एक अलग ही दिशा में जा रहा है। वो शहर के उस हिस्से में जाता है जहां लोग जाना पसंद नहीं करते, एक पुरानी धूल से भरी हुई बिल्डिंग। वहां एक बोर्ड लगा है जिस पर धूल जमी है। नाम लिखा है हेनरी कैमरॉन आर्किटेक्ट। आज हम जिस कैरेक्टर से मिलने वाले हैं, हेनरी कैमरॉन, वो इस पूरी किताब का सबसे दुख भरा कैरेक्टर है। वो एक गिरा हुआ देवता है, मतलब कि वो फॉलन गॉड है। रॉर्क उसके पास क्यों गया? एक फेल्योर के पास काम मांगने क्यों गया? आइए देखते हैं। रॉर्क ऑफिस के अंदर जाता है। ऑफिस बिल्कुल खाली है। वहाँ कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है, कोई क्लाइंट्स की भीड़ नहीं है। बस एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा है, हेनरी कैमरॉन। हेनरी कैमरॉन कभी न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट था। उसने पहली बार स्काई स्क्रैपर्स बनाए थे, लेकिन उसने दुनिया के हिसाब से बदलने से मना कर दिया, इसलिए दुनिया ने उसे फेंक दिया। अब वो शराब पीता है और अपने गुस्से में जलता रहता है। जब कैमरॉन रॉर्क को देखता है तो वो चिल्लाता है। उसे लगता है कोई सेल्समैन आया है या कोई रिपोर्टर
जो उसका मजाक उड़ाने आया है। कैमरॉन की आंखें ऐसी है जैसे कोई घायल शेर हो। रॉर्क बिना डरे अंदर आता है। वो सीधा कहता है, मेरा नाम हॉवर्ड रॉर्क है, मैं यहाँ काम मांगने आया हूँ। कैमरॉन हंसता है, एक कड़वी हंसी। वो कहता है, काम? यहाँ कोई काम नहीं होता, मैं मर चुका हूँ, बस सांस ले रहा हूँ, जाओ यहाँ से। लेकिन रॉर्क हिलता नहीं है। वो अपनी ड्राइंग्स निकालता है और कैमरॉन की डेस्क पर रख देता है। ये मोमेंट बहुत मैजिकल है। कैमरॉन, जो अभी तक गुस्से में था, ड्राइंग देखते ही शांत हो जाता है। वो एक स्केच उठाता है, फिर दूसरा। उसके हाथ जो शराब की वजह से कांप रहे थे, अचानक रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन ड्राइंग्स में उसे अपना आप दिखता है। उसे वही ताकत, वही ऑनेस्टी और वही लॉजिक दिखता है जो कभी उसके अंदर था। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़का कोई मामूली स्टूडेंट नहीं है। कैमरॉन सर उठाता है और रॉर्क को देखता है। अब उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि एक दर्द है। वो रॉर्क से पूछता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम्हें पता है लोग मुझे पागल कहते हैं? तुम मेरे पास क्यों आए? रॉर्क का जवाब सुनिए। वो कहता है, क्योंकि मेरे हिसाब से दुनिया में सिर्फ आप ही एक आर्किटेक्ट हैं। सोचिए, पूरी दुनिया कैमरॉन को फेल्योर बोलती है, पर रॉर्क उसे ओनली आर्किटेक्ट बोलता है। ये रॉर्क की नज़र है। वो फेम नहीं देखता, वो क्वालिटी देखता है। कैमरॉन खुश होने के बजाय रॉर्क को डराना शुरू कर देता है। वो कहता है, यहाँ से भाग जाओ, इस ड्राइंग्स को जला दो, कोई और काम कर लो, पर आर्किटेक्ट मत बनो। कैमरॉन रॉर्क को समझता है, माफ करिएगा, कैमरॉन रॉर्क को समझाता है कि अगर तुम सच्चाई पर चलोगे तो ये दुनिया तुम्हें तोड़ देगी। वो तुम्हें भूखा मारेंगे, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वो तुम्हारी मेहनत चोरी करेंगे, जैसा उन्होंने मेरे साथ किया। कैमरॉन रॉर्क में अपनी जवानी देखता है। उसे डर है कि जो हाल उसका हुआ वही रॉर्क का होगा। वो रॉर्क को बचाना चाहता है। वो कहता है, देखो मुझे, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ, क्या तुम ये बनना चाहते हो? लेकिन रॉर्क शांत खड़ा रहता है। वो कैमरॉन की आंखों में देखता है और कहता है, मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। कैमरॉन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, ठीक है, कल सुबह 9 बजे आ जाना, मैं तुम्हें $15 हफ्ते के दूंगा। और इस तरह हॉवर्ड रॉर्क की ट्रेनिंग शुरू होती है। दोस्तों, चैप्टर 3 में हमें मेंटरशिप का असली मतलब सिखाता है। पीटर कीटिंग ने गाय फ्रैंकोन को चुना क्योंकि वो फेमस था। हॉवर्ड रॉर्क ने हेनरी कैमरॉन को चुना क्योंकि वो रियल था। रॉर्क जानता है कि कैमरॉन के पास क्लाइंट्स नहीं है, पैसा नहीं है, पर रॉर्क वहाँ बिजनेस सीखने नहीं गया है, वो वहाँ कला सीखने गया है। वो जानता है कि कैमरॉन ही उसे सिखा सकता है कि बिना समझौता किए बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है। लेकिन कैमरॉन की चेतावनी असली है। क्या रॉर्क का हाल भी कैमरॉन जैसा होगा? क्या वो भी एक दिन ऐसे ही किसी अंधेरे ऑफिस में अकेला और शराबी बनकर रह जाएगा? अगले चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब हम वापस पीटर कीटिंग के पास जाएंगे और देखेंगे कि पॉलिटिक्स करके वो कैसे कॉर्पोरेट लैडर चढ़ता है। अगर आप रॉर्क